दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बात हम इतिहास की करते हैं और इतिहास को जाने बिना हम भारतीय समाज और संस्कृति को और यहाँ की जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, त्योहार हैं, इनका जो केंद्र बिंदु है क्या है, ये जब तक इतिहास की पड़ताल नहीं करेंगे ये सब चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। और इतिहास जो अपने भारत का लिखा गया है, सबसे पहली बात तो ये जाने कि आज़ादी के बाद लिखा गया है और आज़ादी के पहले की स्थिति क्या थी, वो हम सब लोग समझ सकते हैं। समाज में रूढ़ियाँ, परंपराएँ और सामाजिक विभिन्नताएँ, विदेशी आक्रमण जो हुए, उन सब का कारण था कि भारतीय समाज में एकता नहीं थी, राजनीतिक एकता नहीं थी, सांस्कृतिक एकता नहीं थी। क्योंकि भौतिक विविधता के साथ-साथ सामाजिक विविधता भी थी और एक ऐसी व्यवस्था के तहत देश चल रहा था, जो समाज वर्गों में बँटे होने के साथ-साथ हज़ारों उपजातियों में बँटा हुआ था। तो निश्चित रूप से ये बहुत सारे कारण थे, जिनकी वजह से भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो पाई और कहीं न कहीं ये कॉन्सेप्ट आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहले था। दूसरी बात ये है कि जब हम इतिहास की पड़ताल करते हैं, तो पहले पता ही नहीं था लोगों को कि भारत विश्व गुरु रहा होगा। अंग्रेजों के आने से और यहाँ का जब अंग्रेज अपने हिसाब से डेवलपमेंट और योजनाएँ संचालित करते हैं, तो यहाँ पर उत्खनन होता है और उत्खनन के बाद यहाँ कुछ चीज़ें अवशेष मिलना शुरू हो जाते हैं। तब जो इसके पहले का जो था वो मनुस्मृति और वेद, पुराण यही चीज़ें चल रही थी और इन्हीं को सत्य माना जा रहा था। रामायण, महाभारत ये लोगों को कंठस्थ थी। मध्यकाल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस वगैरह ये सब लिखी। कुछ चीज़ें अवशेष में बची हुई थी। लेकिन अचानक जब अंग्रेजों का शासन स्थापित होता है, अंग्रेज यहाँ पर शासन करने लगते हैं, तो वो उनके समय से भारत में 1921 और 22 के बाद अनायास यहाँ से खंडहर मिलने लगते हैं और अचानक ये पता चलने लगता है कि भारत एक विशाल देश था और यहाँ पर ईसा पूर्व 2500 वर्ष पहले से लेकर 7000 वर्ष पहले एक बहुत ही उत्कृष्ट और नगरीय सभ्यता थी। तो उस समय ये पता चलने लगता है और लोगों को एकदम दिमाग में अरे ये हो क्या गया? आश्चर्य हो जाता है। अब जब अंग्रेजों के समय में जब ऐसा मालूम होता धीरे-धीरे तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातत्व विभाग और पुरातत्व सर्वेक्षण होते हैं। इन सब से क्रमवार फिर धीरे-धीरे जहाँ-जहाँ डाउट्स होते हैं वहाँ-वहाँ पर मिलते हैं तो पता चलता है कि यहाँ का जो कल्चर था बहुत ही उत्कृष्ट था और प्राचीन समय में यूरोप से लेकर अफ्रीका तक संबंध थे, मिस्र वगैरह में व्यापारिक संबंध थे। फिर धीरे-धीरे ये हड़प्पा सभ्यता के बाद की बात आती है। यहाँ आर्य आए, ग्रामीण सभ्यता उन्होंने विकसित की। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बाद और एकदम से हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई ऐसा एकदम नहीं माना जा सकता है। धीरे-धीरे नष्ट हुई होगी और खत्म भी हुई होगी तो एकदम पूरी नहीं खत्म हो गई होगी। कुछ तो लोग बचे होंगे, कुछ अवशेष बचे होंगे क्योंकि खंडहर तो आज भी उनके मिले हैं। लगभग 1200 से 1500 स्पेस प्लेस ऐसे मिल चुके हैं, जहाँ पर उत्खनन किए गए हैं और हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं, सिंधु सभ्यता
जिसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, तो उसके साक्ष्य मिले हैं। तो इतिहास जो लिखा गया वो आजादी के बाद और बाद में लिखा गया। परंपराएं, रूढ़ियां, ये आदमी के जहन में, समाज के जहन में पहले से बन गई थी। मध्यकाल से लेकर जटिल हो गई थी, समाज बहुत जटिल हो गया था। तो जब ये इतिहास का उत्खनन शुरू हो जाता है और समय समय पर, जैसे सम्राट अशोक के काल में और इसके पहले सिकंदर का अटैक होता है, इसके बाद बहुत सारे विदेशी यात्री आते हैं, इत्सिंग आते हैं, ह्वेनसांग आते हैं, और जो आक्रमणकारी आते हैं विदेशी, उनमें जैसे अलबरूनी आते हैं, इब्न बतूता आता है। तो ये सारे जो लोग आते हैं, तो ये लोग आते हैं तो घूम फिर के नहीं चले जाते हैं, ये यहाँ की यथास्थिति को रिकॉर्ड करके लिख के ले जाते हैं और अपने वहाँ संरक्षित करते हैं। तो जब ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ पर शासन किया, तो यहाँ का जब स्थितियां देखी और फिर भारत को जानने की कोशिश की, तो इतिहास लिखा गया। तो इस बात को जब इतिहास पढ़ते हैं तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, वो अंग्रेजों के शासनकाल में बहुत सारी चीजें कम की गई, जैसे बाल विवाह है, सती प्रथा का अंत किया गया, और ठगी प्रथा होती थी उसका भी अंत किया गया। तो बहुत सारी छुआछूत, जातिवाद, इन सब पर कानून बने, लेकिन बेशक बहुत ज़्यादा कारगर ना हुए होंगे, क्योंकि जो मध्यकाल में था उसमें भी जो शासन था, सामंती शासन था, उस समय जो सुल्तान या राजा जो हुए, उन्होंने केंद्रीय सत्ता देखी, प्रांतीय सत्ता देखी, और प्रांतों के अधीन जो उच्च अधिकारी वगैरह हुए वो लोकल के लोगों से उन्होंने सहयोग लेके शासन किया। तो जो ग्रामीण व्यवस्था का ढांचा रहा वो बदला ही नहीं, उतना प्रभावित नहीं हुआ। हिंदू शब्द की जैसे उत्पत्ति होती है, तो हिंदू शब्द तो ये बाद में जो अंग्रेज आते हैं तो उन्होंने गैर मुस्लिम को अलग करने के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने गैर मुस्लिमों को हिंदू कह दिया। और एक तरह से ये कहते हैं जैसे हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर के नाम से अपना हिंदुस्तान का प्रचलन भी हुआ। तो इतिहास को पढ़ते समय हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि इतिहास में बहुत सारी जटिलताएं हैं। उनको समझने के लिए, जैसे वैदिक काल को समझने के लिए कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, केवल ये मान लिया जाता है कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, और इनका प्राचीनता का स्रोत क्या है नहीं मालूम होता है। वहीं पर जो उत्खनन से चीजें मिली हुई हैं, जैसे वंशावली मिलती है, हर्यक वंश की वंशावली मिलती है, शुरुआत में शिशुनाग वंश की वंशावली मिलती है, इसके बाद नंद वंश का शासन होता है, फिर आके मौर्य वंश का शासन होता है। मौर्य वंश के शासन में एक आश्चर्य की बात आती है, एक ऐसी घटनाएं भी जोड़ी गई हैं जिनका कोई साक्ष्य नहीं है, जो रिकॉर्ड नहीं, जो पात्र नहीं है, जैसे एक चाणक्य। अब ये बात अगर मैं बोलूंगा और मेरे सुनने वाले जो हैं तो वो ये कहेंगे क्या बोल रहा है। हो सकता है ये डाउट हो, लेकिन सच्चाई यही है कि चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं हुआ है, और इसको बाद में मौर्यों के जो शासक थे या मौर्य वंश का जो प्रथम शासक था, शक्तिशाली शासक था, उसकी महत्ता को बढ़ाकर बताने के लिए एक ब्राह्मण पुरोहित डाल दिया गया, और तक्षशिला का शासक था। ऐसा तक्षशिला का शासक क्या, वो टीचर था बताते हैं। चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं मिलता है। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त बता दिया, और ये भी बताया कि नहीं, विदेशी आक्रमण हो रहे थे, और यहाँ नंद वंश का जो शासक था महापद्म नंद, वो अपने उसमें मस्त था, और जब उसने बताया तो उसको अपमानित किया। अपमानित करने के बाद तो ये सारी जो कहानी गढ़ी गई, ये बाद में गढ़ी गई। और मैंने जो साक्ष्य लिया हुआ है, देखा हुआ है, इंडिका जो ये पुस्तक है
हालांकि ये उल्टी दिख रही होगी, लेकिन ये मेगास्थनीज जो शासक मेगास्थनीज जो एक लेखक आया था जिसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। तो इंडिका में जो अंग्रेजों को कुछ प्रमाण मिले तो उन्होंने जो इंडिका का ट्रांसलेट किया और आज हिंदी में इन्होंने कुलदीप कुमार जी ने लिखी हुई है, इसका सार लिखा हुआ है। तो इसका स्रोत लेकर मैंने देखा कि कौटिल्य बहुत सारे भ्रामक चीजें ऐसी फैलाई गई हैं जिनका अस्तित्व नहीं है। कौटिल्य कोई नहीं था। चाणक्य एक बौद्ध ग्रंथों में चरक्को नाम का कोई पात्र है, वहां से उन्होंने कोई नाम ले लिया और महिमा मंडित करने के लिए उन्होंने बता दिया कि ये चाणक्य है और ये अर्थशास्त्र लिखा है, जबकि अर्थशास्त्र लिखा है तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा अभी तक। किस भाषा में लिखा है, संस्कृत में लिखा है, और जिस समय ये चाणक्य होते हैं, चंद्रगुप्त होते हैं, तो उस समय संस्कृत भाषा का प्रचलन भी नहीं होता है। यहाँ तक कि मौर्य जब सम्राट अशोक के शासनकाल में भी जो मिली हैं, जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, उत्खनन में जो शिलालेख मिले हैं, वो धम्म लिपि में मिले हैं, जिसको ब्रह्मी लिपि भी कहा गया है। तो कैसे ये माना जाए कि चंद्रगुप्त का जो आगे बढ़ाने वाला था वो चाणक्य था? तो ये एक जबरदस्ती कैरेक्टर घुसाया गया है और ये भ्रामक है, भ्रम फैलाया गया कि नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक कुशल शासक को तैयार किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब पड़ताल करते हैं तो मालूम होता है कि चाणक्य नाम का कोई पात्र नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था। इसको महिमा मंडित करने के लिए एक व्यवस्था को चलाने वाले लोगों ने अपनी जाति और अपने वर्ग को श्रेष्ठ दिखाने के लिए ये पात्र उसमें डाल दिया, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे पास प्रमाण है, मैं इस प्रमाण के तहत बात कर रहा हूँ। और आगे भी बहुत सारे जिनका जो घटनाएं हैं, जैसे महाभारत और रामायण के पात्रों को बहुत ज्यादा महिमा मंडित किया जाता है। तो खैर इतिहासकारों ने लिखा है तो ऐतिहासिक स्रोत के रूप में रामायण और महाभारत को उन्होंने नहीं रखा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसमें कल्पना का पुट अधिक है, अतिशयोक्ति ज्यादा है, गप मारी गई है, और इनका काल निर्धारण भी क्लियर नहीं है। जितने भी पुराण हैं उनका भी काल निर्धारण क्लियर नहीं है। मैं फिर से कहूंगा एक बार कि कली जो इन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था में या ब्राह्मण ग्रंथों में जो इन्होंने काल निर्धारण किया है, जैसे वैदिक काल। अब वैदिक काल कोई काल होता है क्या भाई? बताइए ना, वैदिक काल कितने ईसा पूर्व रहा? तो वो तो अंग्रेजों ने निकाला ना खोज के। वहां पर इन्होंने, जहां पर हड़प्पा सभ्यता समाप्त होती है और 16 महाजनपद का उद्भव होता है, उसके बीच में एक डार्क एज होता है। वहां पर ऐसी स्थिति होती है कि बहुत छोटे छोटे राजा हो गए होंगे, तो वहां पर इन्होंने देखा तो वैदिक काल घुसा दिया। जबकि वैदिक काल और वैदिक ग्रंथों का इनका जो लेखा जोखा मिलता है वो मिलता है कागज में, और कागज का आविष्कार हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में नहीं था। प्राचीन काल में उस समय, जिस समय वैदिक काल बताया गया है, कागज का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो इनके इंस्क्रिप्शन मिलने चाहिए ना, संस्कृत भाषा में इनके शिलालेख मिलने चाहिए, ताम्रपत्र मिलने चाहिए, वो नहीं मिलते हैं। तो मैं एक लॉजिकल दृष्टिकोण से देखकर ये बताता हूँ कि जहां पर वैदिक काल बताया जाता है ये घालमेल है, यहाँ पर कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ही नहीं। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जिसके मिलते हैं तो उनकी बात ही नहीं की जाती है। भाई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं तो उसको सच नहीं माना जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। वैदिक काल में बहुत बड़ा ज्ञान था। क्या ज्ञान था भाई वैदिक काल में? पुष्पक विमान थे, शल्यक्रिया जानते, क्या है ये सब तमाशा है भाई? वास्तविकता ये है कि वैदिक काल उस समय नहीं था। वेदों की रचना ईसवी ईसा पूर्व के पहले नहीं हुई है। जितने भी वेदों की रचनाएं हुई हैं वो ईसवी सन के बाद हुई हैं। आज हम ग्रेगोरियन कैलेंडर जो मान रहे हैं उसके आधार पर देखें तो ईसवी सन के बाद इनकी रचनाएं होती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं प्रामाणिक माने जाते हैं, उनमें गप नहीं है। और यहाँ का इतिहास तो विडंबना ये है कि जब विदेशों में चीजें छपने लगी, यहाँ के जो चर्चे होने लगे,
चाहे वो बुद्ध के बारे में हो, चाहे सम्राट अशोक के बारे में हो, चाहे जिस उसके बारे में हो, ऐतिहासिक प्रमाण के बारे में। तो जब विदेशों में चीज़ें निकली और वहाँ छपने लगी, तो जो इतिहास लिखा गया है, वो इतिहास की जो लेखन परंपरा हुई, वो विदेशियों की वजह से निकल के आई और वास्तविक इतिहास आज हमारा अभी भी नहीं है, उसमें काफ़ी घाल-मेल हुआ है। लेकिन जब से यहाँ का जो एक ख़ास तबका है, जो पढ़ा-लिखा नहीं था, लगभग सम्यक जो संस्कृति थी वो नष्ट हो जाने के बाद या उसका एक परिवर्तित करके कब्ज़िया लिए हो जाता है, कब्ज़ा ले कर लिया जाता है और उसको अपने में ढाल लिया जाता है। तो जैसे शैव मत आए, वैष्णव मत आए और शाक्त मत आए, तो इन धार्मिक परंपराओं का, आडम्बरों का विकास हो जाता है और उसी के अनुसार इतिहास को देखने लगते हैं। तो कहीं न कहीं ये त्रुटियाँ हैं और सच्चे इतिहास को इग्नोर किया जाता है। तो हम लोग ये जानकारी ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम लोग इतिहास को सही रूप में देखें और प्रामाणिक रूप से जानकारी लेने की कोशिश करें और जितने भी कम से कम भ्रामक जो चीज़ें हैं, उनसे बचने की कोशिश करें और प्रामाणिक चीज़ों को मानने की कोशिश करें। इतिहास यही कहता है कि अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल सकता हूँ तो उसमें दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन ये सही बात है कि जब डायनासोर्स के एविडेंस मिल सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, तो फिर लंका के एविडेंस क्यों नहीं मिलते हैं? और राम राज्य जो था उस समय के अयोध्या के जो शासक राजा थे, दशरथ थे, उसके एविडेंस क्यों नहीं मिलते हैं? इतिहास ये बता रहा है कि अयोध्या जो आज फैज़ाबाद में है और जहाँ पर राम मंदिर है,